नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कम से कम 2-3 हफ्तों के बाद मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी मुझे इतनी एनर्जी या ऊर्जा नहीं है कि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। एक हफ्ते पहले, यानी वैसे तो मराठी भी वीडियो में बंद कर चुका था, 10 दिन के लिए तो काम ही नहीं किया था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मैंने शुरुआत की। तो आज सोचा कि फिर से हिंदी में थोड़ा प्रयास करो। बहुत सारे दोस्तों ने बार बार फ़ोन करके अलग अलग तरीके से मुझे मैसेज भेजे कि छोटा हो तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी में वीडियो बनाइए, पोस्ट कीजिए, पब्लिश कीजिए। तो ये कोशिश कर रहा हूँ और उसका कारण भी है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में आजकल बहुत बड़ा क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार समस्या में फंसी है और इसी पर हिंदी में बहुत चर्चा चल रही है, पूरे नेशनल मीडिया में चर्चा चल रही। तो प्रतिपक्ष में इसकी शुरुआत, फिर से हिंदी की शुरुआत में करूं तो कैसे करूं, इस सोच में था। और आज अचानक रविवार को उत्तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट आए और मुझे लगा कि यही अच्छा मुहूर्त है, ये अच्छा समय है कि वो पकड़कर मैं फिर से हिंदी का प्रयास शुरू कर दूं। क्योंकि दोस्तों, विधानसभा चुनाव पिछले मार्च महीने में हुए थे, फरवरी मार्च में, और उसमें समाजवादी पार्टी, अखिलेश की जो पार्टी है, उसके 2 MP लोकसभा सदस्य विधानसभा में चुनकर आए थे और उन्होंने डिसाइड किया था, निर्णय लिया था कि वो विधानसभा में रहेंगे और लोकसभा का इस्तीफा दे देंगे। एक थे खुद अखिलेश यादव, जो आजमगढ़ से लोकसभा के सदस्य थे, और वैसे तो उनकी पुश्तैनी जागीर है आजमगढ़। वैसा ही रामपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, जहाँ से बार बार लगातार समाजवादी पार्टी का ही MP चुनकर आया है। भले वो कोई भी हो, लेकिन आजम खान जो कोई प्रत्याशी हो उसको वहाँ से चुनकर लाते थे। और दक्षिण की फिल्म अभिनेत्री, मेरा ख्याल है जया प्रदा, शायद वहाँ से 2 या 3 बार चुनकर आई है। तो ये इनकी जागीर थी, रामपुर और आजमगढ़। ये सिर्फ आजम खान या अखिलेश की बात नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की जागीर थी। और बार बार ये लोग चुनकर आते थे, 2014 हो, 2019 हो, मोदी की लहर हो, कोई कुछ भी हो, फिर भी वहाँ से समाजवादी उम्मीदवार चुनकर आता था। और पिछले समय तो इन्होंने जानबूझकर तगड़े उम्मीदवार रखे थे, मायावती को साथ लिया था, और फिर समाजवादी पार्टी ने ये 2 चुनाव क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ दिया था फिर से। और इस बार जब फिर से यूपी जीतना है, विधानसभा जीतनी है, इसलिए जो जीत सकता है ऐसे उम्मीदवार ढूंढे जा रहे थे। तो आजम खान को फिर से विधानसभा के लिए खड़ा कर दिया गया, उम्मीदवार बना दिया गया, और खुद अखिलेश भी मैदान में उतरे थे और सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और विधानसभा तो चुनकर आए। और आजमगढ़ की बात तो आपको मालूम है कि आजमगढ़ की विधानसभा जितने चुनाव क्षेत्र है विधानसभा के, 5 के 5 समाजवादी पार्टी ने जीते थे। फिर भी आज जो उपचुनाव के नतीजे आए वो अगर हम देखें तो वहाँ दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। बहुत सालों के बाद, बहुत चुनाव के बाद बीजेपी ने ये दोनों चुनाव क्षेत्र से लोकसभा में अपना प्रत्याशी चुनकर लाया है। अब ये जो बात है, इस पर मैं कभी फिर चर्चा करूंगा, मराठी में अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन ये जो बात है, ये जो नतीजे हैं, ये आज आए हैं, यानी क्या बोलोगे आप, 26 जून को आए हैं, जब महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। बड़ी पॉलिटिकल समस्या, राजनीतिक समस्या महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार को घुमा रही है। इस वक्त जब ये
नतीजे आते हैं तो इसका परिणाम देश की या यूपी की राजनीति पर होगा, वैसा ही महाराष्ट्र पर होगा। क्योंकि आपको मालूम है महाराष्ट्र विधानसभा के बहुत सारे एमएलए जो शिवसेना के एमएलए है या इंडिपेंडेंट एमएलए है जो बीजेपी के खिलाफ सरकार बनी उसमें शामिल हुए थे, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को अपोजिशन में बैठना पड़ा था। उसमें से बहुत सारे शिवसेना के एमएलएज विधायक बागी हो गए और आसाम में जाकर बैठ गए, और ये क्राइसिस चल रहा है कि अब आघाड़ी सरकार बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे। कल ही यानी शनिवार को इस बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे के सुपुत्र जो मुंबई नज़दीक कल्याण से लोकसभा के सदस्य है, शिवसेना बीजेपी अलायंस जो थी युति थे उसके नाम पर चुनकर आए हुए श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे, उन्होंने भी झंडा लहराया था, बगावत का झंडा लहराया था, और अपने पिता के समर्थन में थाना में वो अपने साथियों को लेकर मैदान में उतर गए। शिवसेना जो दंगा फसाद करना चाहती है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसको जवाब देने की कोशिश श्रीकांत शिंदे ने की थी। लेकिन वही श्रीकांत शिंदे बीजेपी सपोर्टेड शिवसेना एमपी बनकर कल्याण से चुनकर आए, और उन्होंने भी एक तरीके से अपने पिता की तरह उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का झंडा लहराया। अच्छा, ये बात जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज भी 8 साल बाद देश में मोदी लहर कायम है। ये बताने वाले नतीजे अगर यूपी से आते हैं, जहाँ समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में 3 साल पहले जो चुनाव क्षेत्र जीते थे वहाँ भी समाजवादी पार्टी हार गई है, उसके 2 दिग्गज नेता होने के बावजूद हार गई है, और बीजेपी ने वो दोनों सीटें जीती है, चुनाव क्षेत्र जीते हैं। तो उसका बड़ा इफेक्ट, बड़ा परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति पर होने जा रहा है। क्योंकि जो महाराष्ट्र में शिवसेना के पास 18 लोकसभा सदस्य है, एमपीज है, उनके मन में अब डर पैदा हो जाएगा कि चलो हमारा तो चुनाव अभी भी हम हार गए है, 2 साल के लिए एमपी रहेंगे, लेकिन 2 साल के बाद बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हो जाते तो हम हार जाएंगे। यानी 2 साल के लिए बचे, अगर उद्धव के साथ रहते, शरद पवार के साथ रहते, महाविकास आघाड़ी में रहते, तो हम फिर से चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। जो कोई बीजेपी का प्रत्याशी होगा वो हमको हराएगा। तो ये जो डर है इसका बड़ा विपरीत परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति पर होगा। अच्छा, बगावत का झंडा लहराने वाले सिर्फ एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ही नहीं है। आपको मालूम होगा तो 2-3 दिन पहले भावना गवळी, जो मेरा ख्याल है अकोला या विदर्भ से शिवसेना की एमपी है, उन्होंने भी खुलेआम एकनाथ शिंदे का समर्थन किया और उद्धव जी ठाकरे को बोला, ओपनली बोला कि फिर से हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, नहीं तो हमारा भला नहीं होने वाला है। मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे के बेटे ने जो बगावत का झंडा लहराया, उससे पहले ही उसी लाइन पर भावना गवळी चल पड़ी है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के 18 एमपीज है, लोकसभा के सदस्य है, उनमें से बहुत सारे आहिस्ता आहिस्ता शायद अगले 1 हफ्ते में एकनाथ शिंदे के गुट में चले जाएंगे, क्योंकि उनको महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है उससे मतलब नहीं है, उनको फिर से लोकसभा में चुनकर आना है। और अगर लोकसभा में चुनकर आना है तो शरद पवार और कांग्रेस के साथ या उनके सपोर्ट से लोकसभा में चुनकर आना इम्पॉसिबल है। ये वो शिवसेना के 18 एमपी जानते हैं। उसमें विनायक राउत हो या और कोई 1-2-3 हो, वो छोड़ दो, अरविंद सावंत जो पीछे पीछे आज उद्धव ठाकरे के भाग रहे, उनकी बात छोड़ दो। बाकी के कम से कम 15-16 एमपी ऐसे रहेंगे कि उनके मन में डर है कि हमको
फिर से लोकसभा पहुंचना है तो हमको बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। ये जो मन में डर है, वो डर बढ़ाने वाली खबर यूपी से आई है। यूपी में अगर आज भी मोदी और योगी के नाम पर समाजवादी पार्टी के दो स्ट्रांग जो किले हैं वो ढह गए हैं, मतलब 2 साल के बाद जो लोकसभा चुनाव 2024 में होगा उसमें बीजेपी फिर से बड़ी ताकत में, बड़ी तादाद में चुनकर आने वाली है। इसलिए जिसको फिर से लोकसभा पहुंचना है, ऐसे हर एक एमपी को जो किसी भी पार्टी का हो, उसको बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। पिछले चुनाव में जिन्होंने बीजेपी के साथ रहकर लोकसभा का चुनाव जीता था, वो किसी भी पार्टी से हो, वो नीतीश की पार्टी से हो या पासवान की पार्टी से हो या शिवसेना से हो, उनको अगर लोकसभा में जाना है, फिर से जीतना है, तो उनको बीजेपी के साथ आना पड़ेगा। और अगर महाराष्ट्र में वही कोशिश, वही प्रयास एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि बीजेपी से हाथ मिलाना चाहते, और अगर शिवसेना की लीडरशिप ये नहीं करना चाहती, तो एकनाथ शिंदे ने जो बगावत कर दिए, उनकी ताकत इस उपचुनाव रिजल्ट से बढ़ेगी, इस नतीजे से बढ़ेगी। क्योंकि वो दिखा सकते हैं कि देखो आज भी मोदी लहर कायम है, और हम 2014 हो या 2019 हो, मोदी लहर रहने के कारण ही लोकसभा पहुंचे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी, बुरी तरह से हार गई थी। फिर भी अकेले राजस्थान में जहां विधानसभा में बीजेपी हार गई थी, वहां 25 की 25 पूरी की पूरी सीटें मोदी के नाम पर बीजेपी जीत गई थी। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, वही महाराष्ट्र में होगा। इस डर से आज जो शिवसेना के 18 एमपी लोकसभा के हैं महाराष्ट्र से, उनमें से कम 12 से 15 एमपी अगले एक हफ्ते में अपना पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनको उद्धव चीफ मिनिस्टर रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। और ये तकरारें पहले से शुरू है। महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव क्षेत्र परभणी है, वहाँ के बंडू जाधव नाम के शिवसेना के एमपी है, उन्होंने तो बहुत पहले से तकरार की है कि बीजेपी के साथ जाना जरूरी है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ रहेंगे तो हमारी पार्टी तो मर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम बुरी तरह से हारेंगे। अभी की बात है, कुछ महीने पहले मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब के जो एमपी है शिवसेना के और बड़े पुराने ज्येष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है गजानन भाऊ कीर्तिकर, उन्होंने भी शरद पवार के खिलाफ बयान दिया था, एक ओपन मीटिंग में दिया था कि एनसीपी शिवसेना को ख़त्म कर रही है, शिवसेना को पवार का साथ छोड़ना चाहिए, ये तो बोला था। बीजेपी के साथ जाना चाहिए ऐसा कीर्तिकर नहीं बोले होंगे, लेकिन ये जो अब चुनाव का रिजल्ट आया है, रामपुर और आजमगढ़, ये चुनाव का रिजल्ट बता रहा है कि आज भी मोदी लहर कायम है। अगर जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें फिर से जिनके सर पर मोदी का हाथ होगा वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिनके सर पर अखिलेश का, ममता का या शरद पवार का हाथ होगा, वो लोकसभा चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। आजमगढ़ और रामपुर ये जो उपचुनाव हुए, उसका नतीजा जो है वो वही बता रहा है, और उसका इसलिए बहुत भारी परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति पर होगा। पहले ही यहाँ के जो कुछ 55 से ज़्यादा शिवसेना के एमएलएस थे, विधायक थे, उनमें से 40 की संख्या में पहले ही अलग हो चुके हैं, एकनाथ शिंदे के सामने जा चुके, साथ जा चुके, जिनके खिलाफ शिवसेना की लीडरशिप, उद्धव की लीडरशिप कानूनन कार्रवाई करना चाहती है।
तो वही बात अब आहिस्ते आहिस्ते परकोलेट होगी और जो एमपीज है उनमें पहुंच जाएगी। ये राज्यसभा के एमपी में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि राज्यसभा एमपी को बनना है उसको तो उद्धव की मेहरबानी चाहिए, लेकिन लोकसभा में अगर चुनकर आना है तो उद्धव का नाम काम का नहीं है, उद्धव की पार्टी काम की नहीं है। इतनी बीजेपी शिवसेना के एमपी, लोकसभा एमपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और जबकि आज की तारीख में रामपुर और आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश और आजम खान के गढ़ रहे, किले रहे, उसमें भी अगर बीजेपी जीत जाती है, मतलब आज भी मोदी लहर बरकरार ही नहीं, जोर शोर से है, सुनामी जैसी है, और उसके खिलाफ रहे तो हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हम आज ही हार गए। ये जो डर है वो शिवसेना के एमपीएस में आ सकता है, आना शुरू हो गया है, और उसका परिणाम मेरा ख्याल है एक हफ्ते में दिखाई देगा। जब तक महाराष्ट्र की ये राजनीति गुवाहाटी और मुंबई में चालू है, कानूनन लड़ाई लड़ी जाने वाली है, उसमें अगर थोड़ा भी पलड़ा एकनाथ शिंदे का भारी होते हुए दिखाई देगा तो एक के बाद एक करके 10-12 से ज़्यादा और 15 तक एमपीज एकनाथ शिंदे के साथ निकल जाएंगे, उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो जाएंगे, बीजेपी के साथ हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये आज पहला वीडियो हिंदी में बनाया। तो मुझे लगा कि यूपी का तो मामला है हिंदी भाषिक, लेकिन यूपी के चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र पर क्या होगा ये शायद आज महाराष्ट्र या मराठी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होगी, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। आगे चलकर रोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी है। थोड़ी तबीयत की चिंता है, एनर्जी कम है, इसलिए छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन डालने की रोज़ कोशिश करूँगा। 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से मैं हाजिर नहीं था, यहाँ वीडियो नहीं बना रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपने इतना प्यार दिया है, इतना आग्रह किया है, तो आप संभाल लेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। अभी रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।